नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। ये सफर शुरू होगा 18वीं सदी के यूरोप से और हमें औपनिवेशिक भारत तक ले जाएगा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्रांति, अलग-अलग विचारधाराओं और उपनिवेशवाद ने मिलकर हमारी आज की दुनिया को गढ़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, एक बहुत ही अजीब से लगने वाले सवाल के साथ। 1789 में फ्रांस में जो कुछ भी हुआ, उसका असर भारत के जंगलों पर कैसे पड़ सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का सार है, जो ये बताता है कि दुनिया की घटनाएं आपस में कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है एक क्रांति की चिंगारी से। हम बात कर रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति की, जिसने मॉडर्न पॉलिटिकल सोच की, कह सकते हैं, नींव रखी। जरा क्रांति से पहले का फ्रांस सोचिए। समाज ना एक पिरामिड जैसा था। सबसे ऊपर पादरी और बड़े बड़े अमीर लोग, जिन्हें सारे मजे मिले थे, सारे अधिकार थे, लेकिन टैक्स ना, वो एक पैसा नहीं देते थे। और सबसे नीचे दबी हुई थी आम जनता, किसान, मजदूर, छोटे मोटे व्यापारी, जिन पर टैक्स का सारा बोझ था। क्रांति ने इसी पिरामिड को जड़ से उखाड़ फेंका और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आइडियाज पर एक नए गणतंत्र की शुरुआत की। इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा सिंबल, सबसे बड़ा प्रतीक क्या था? वो था बैस्टील का किला। ये सिर्फ एक किला या जेल नहीं था, ये राजा की ज्यादती, उसकी तानाशाही का जीता जागता सबूत था। तो जब 14 जुलाई 1789 को भड़की हुई भीड़ ने इस पर धावा बोला, तो ये सिर्फ एक इमारत का गिरना नहीं था, ये ऐलान था कि अब बहुत हुआ। तो फिर हुआ क्या? इसका नतीजा ये हुआ कि समाज को चलाने का एक बिल्कुल नया नक्शा, एक नया ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। और ये नक्शा टिका था लोकतंत्र और मानवाधिकारों पर। और ये आइडिया इतना पावरफुल था, इतना जबरदस्त था कि इसने दुनिया भर के देशों को एक नई राह दिखाई। अब देखिए, फ्रांस की क्रांति सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं रही। उसकी चिंगारी ने ना पूरी दुनिया में नए नए आइडियाज को हवा दे दी। और जब 20वीं सदी आई, तो इन्हीं आइडियाज से दो ऐसी बड़ी विचारधाराएं निकली जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं, और इन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल डाला। तो इनमें से एक बड़ा आइडिया जो सामने आया, वो था समाजवाद। अब ये समाजवाद है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी सोच है जहां फैक्ट्रीज, जमीन, मतलब प्रोडक्शन के जितने भी साधन हैं, उन पर किसी एक इंसान का हक नहीं होता, बल्कि पूरे समाज का कंट्रोल होता है। मकसद ये कि जो भी दौलत बने वो सब में बराबर बटे। लेकिन 20वीं सदी में समाजवाद के ठीक सामने एक और विचारधारा आकर खड़ी हो गई, जो इससे बिल्कुल उल्टी और बहुत खतरनाक थी। नाजीवाद। सोचिए, एक तरफ समाजवाद जो बराबरी और वर्गहीन समाज की बात कर रहा था, और दूसरी तरफ नाजीवाद जिसकी पूरी बुनियाद ही नस्ल, भेदभाव और तानाशाही पर टिकी थी। ये विचारों का एक जबरदस्त टकराव था। नाजीवाद के जो मूल सिद्धांत थे, वो वाकई में बहुत ही विनाशकारी थे। ये मानते थे कि जर्मन नस्ल दुनिया में सबसे बेहतर है। इनमें यहूदियों के लिए एक गहरी नफरत भरी हुई थी, और इनका नारा था, एक नेता, एक पार्टी। और इसी जहरीली सोच ने हिटलर जैसे तानाशाह को पैदा किया, जिसने पूरी दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध की आग में धकेल दिया और लाखों यहूदियों का नरसंहार करवाया। चलिए अब कहानी का रुख थोड़ा मोड़ते हैं। एक तरफ तो यूरोप में ये सब चल रहा था, नए नए आइडियाज, क्रांतियां, लेकिन दूसरी तरफ यूरोप की ताकतें, खासकर अंग्रेज, भारत जैसी जगहों पर अपना शिकंजा कस रहे थे। और यहीं पर फ्रांसीसी क्रांति का एक अनएक्सपेक्टेड असर दिखता है। क्रांति के बाद जब नेपोलियन ने पूरे यूरोप में जंग छेड़ दी, तो अंग्रेजों को अपनी रॉयल नेवी के लिए, अपने जहाज़ों के लिए लकड़ी की भयानक जरूरत आन पड़ी। और उनकी नज़र कहाँ पड़ी? भारत के हरे भरे विशाल जंगलों पर। और बस यहीं से हमारे उस पहले सवाल का जवाब मिलना शुरू हो जाता है। अपनी नेवी की जरूरत पूरी करने के लिए अंग्रेजों ने भारत में जो पॉलिसी अपनाई, उसका पहला और सबसे गहरा असर पड़ा यहाँ के जंगलों पर। उन्होंने सीधे सीधे जंगलों को सरकारी संपत्ति बना दिया। इसका मतलब ये कि जो समुदाय सदियों से इन जंगलों में रहते आए थे, उन पर निर्भर थे, एक झटके में उनके सारे अधिकार छीन लिए गए। और बात सिर्फ जंगलों तक ही नहीं रुकी। जब जंगलों पर कब्जा हो गया, तो जो चरवाहे थे, जो अपने जानवरों को चराने के लिए इन जगहों पर निर्भर थे, उनके लिए भी सारे रास्ते बंद कर दिए गए। ये उनकी पूरी की पूरी जीवन शैली पर एक सीधा हमला था। तो इन सब पॉलिसीज का नतीजा क्या निकला? नतीजा था एक बहुत बड़ा संकट, लोगों की रोजी रोटी का संकट। सोचिए, आदिवासी, चरवाहे, किसान, जिनकी पूरी जिंदगी, पूरी संस्कृति इन जमीनों और जंगलों से जुड़ी थी, वो रातों रात बेसहारा हो गए।
उनके लिए ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये उनकी पहचान थी, और वो पहचान ही उनसे छीन ली गई। इस औपनिवेशिक दबाव का सबसे ज्यादा असर 3 तरह के समुदायों पर पड़ा। पहले तो थे आदिवासी समाज। नए वन कानूनों ने इनकी पूरी जिंदगी तहस-नहस कर दी। दूसरे थे चरवाहे, जिनके जानवरों के लिए चरागाह ही नहीं बचे। और तीसरे थे किसान, जिन्हें एक तरफ तो नील जैसी फसलें उगाने पर मजबूर किया गया और दूसरी तरफ उन पर भारी भरकम टैक्स लगा दिए गए। नतीजा ये हुआ कि वो बेचारे कर्ज के जाल में फंसते चले गए। लेकिन क्या भारत ने ये सब चुपचाप सह लिया? बिल्कुल नहीं। इस जुल्म और दमन के जवाब में पूरे देश में विरोध की एक जबरदस्त लहर उठी। और कमाल की बात यह है कि इसी संघर्ष की आग में तपकर एक मजबूत भारतीय पहचान ने जन्म लिया। हर गलत पॉलिसी के जवाब में एक विद्रोह खड़ा हुआ। इसको ऐसे समझते हैं, जब अंग्रेजों ने जालिम वन नीतियां लागू की और आदिवासियों की जिंदगी मुश्किल कर दी, तो उसके जवाब में बस्तर जैसा बड़ा विद्रोह हुआ। ठीक वैसे ही जब किसानों पर नील की खेती का जुल्म ढाया गया, तो उन्होंने भी नील विद्रोह का बिगुल बजा दिया। और ये विरोध सिर्फ लड़ाई झगड़े तक सीमित नहीं था। इसका एक बहुत बड़ा रूप था सांस्कृतिक और आर्थिक विरोध। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है स्वदेशी आंदोलन। लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई, उनका बहिष्कार किया और खादी को अपनाया। खादी, जो हाथ से बना कपड़ा था, वो सिर्फ एक कपड़ा नहीं रह गया था, वो आत्मनिर्भरता का, देश के गौरव का प्रतीक बन गया था। और एक मजेदार बात यह है कि पहचान की ये लड़ाई ना खेल के मैदान तक भी पहुंच गई थी। क्रिकेट खेल तो अंग्रेजों का था, वो इसे भारत लाए थे, लेकिन बहुत ही जल्द ये भारतीयों के लिए एक ऐसा मंच बन गया जहां वो अपना टैलेंट दिखा सकते थे और अंग्रेजों को उन्हीं के खेल में मात दे सकते थे। तो जब हम इतिहास के इन सारे अलग अलग धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो हमें क्या नजर आता है? हमें नजर आती है बदलाव की एक ऐसी विरासत जो आज भी हमारे साथ है। ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी कहानी को एक नज़र में समझा देती है। 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई, जिसने पूरे यूरोप में लड़ाइयों को जन्म दिया। उन लड़ाइयों की वजह से ब्रिटिश नेवी को लकड़ी की जरूरत पड़ी, और उस जरूरत को पूरा करने के लिए भारत में सख्त वन कानून बनाए गए। तो याद है हमारा सबसे पहला सवाल कि फ्रांस में हुई घटना का भारत के जंगलों पर क्या असर पड़ सकता है? असर ऐसे पड़ा। ये हमें दिखाता है कि दुनिया की कितनी भी दूर की घटनाएं क्यों ना हो, वो आपस में कितनी गहराई से जुड़ी होती हैं। और यहीं पर हम अपनी आज की बातचीत के आखिरी सवाल पर आते हैं। इतिहास की ये जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, क्रांति, विचारधारा, उपनिवेशवाद और फिर उसका प्रतिरोध, ये आज हमारी दुनिया को, हमारे समाज को किस तरह से बना और बिगाड़ रही हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये याद दिलाता है कि इतिहास कोई बीती हुई कहानी नहीं है, ये एक चलती हुई नदी है जो हमारे आज और हमारे आने वाले कल दोनों को सींचती है।